उन्होंने अमेरिका की CIA के साथ मिलकर और ईरान का जो राजा था मोहम्मद रजा शाह, उसके साथ मिलकर ईरान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 1957 के अंदर उन्होंने सीक्रेट पुलिस बनाई। ईरान की जो असली पावर है वो 3 लोगों के हाथ में है। उन रिफॉर्म्स को उसने नाम दिया व्हाइट रिवॉल्यूशन। और तीसरी बात, जो वन साइडेड डाइवोर्सेस होते थे, जिस तरीके से भारत में भी होते थे, जिसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बोला गया, आप मुल्ला मौलवियों के आधार पर अपने फैसले नहीं करा सकते। इसी टाइम के बीच में एक लीडर अयातुल्ला रोहिल्ला खुमैनी, वो बहुत तेजी से उभरा कि भाई ईरान की सरकार इतनी कमजोर है, ईरान का कानून इतना कमजोर है कि अमेरिका का कुत्ता भी, उसका भी ईरान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कुवैत ने उनको एंट्री नहीं दी। इसमें भी पॉलिटिक्स है। ईरान में रिफॉर्म्स और क्रैकडाउन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जो खुमैनी साहब का जो बड़ा लड़का था, उसकी मौत हो गई इराक के अंदर। ओरिजिनली इनके जो पूर्वज थे वो भारत से थे। अब शिया लोगों में एक रिवाज है, जिस तरीके से हिंदू लोगों में 13वीं मनाई जाती है, उसी तरीके से शियाओं में 40वीं मनाई जाती है। 400 के लगभग लोग थे, वो सारे जल गए। रजा शाह इतना डर गया कि 4 दिन बाद सुबह सुबह उसने मार्शल लॉ लगा दिया। तो उसने लास्ट दाव खेला, उनको हटा दिया गया, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई, विलायत ए फकीही का सिद्धांत दिया गया। यहां पर खुमैनी साहब गेम कर गए। तो उस क्रांति से यह क्रांति इस तरीके से जुड़ी हुई है। नमस्कार। ईरान जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं। ईरान की सरकार बहुत सख्त है। 3000 लोग मारे जा चुके हैं रिपोर्ट्स के अनुसार। ईरान की सरकार का कहना है कि इसके पीछे यूएस और इजराइल की साजिश है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि यह ईरान की इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन सच यह है कि प्रॉब्लम बीच में कहीं है, यानी कि चीजें मिक्सअप हैं। यह जो आंदोलन है, यह एक दिन का आंदोलन नहीं है। इसकी जड़ें पीछे इतिहास से जुड़ती हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस आंदोलन की जड़ें इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो 1979 में हुआ था ईरान के अंदर, उस रिवॉल्यूशन से इस रिवॉल्यूशन की जड़ें जुड़ती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम उस इस्लामिक क्रांति को जान लें तो हमें आज का आंदोलन समझ में आ जाएगा। न केवल आज का आंदोलन समझ में आएगा, बल्कि आज की जो अरब की पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, जो ईरान के अराउंड घूमती है, वो भी हमें इस क्रांति से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान 1979 की बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1951 से। देखिए, 1951 से पहले लोकतंत्र ईरान के अंदर कभी आया कभी गया। यानी कि लोग विरोध करते, लोग मांग करते तो लोकतंत्र आ जाता। लेकिन वहां का शाह जब उसे लगती कि उसकी पावर लिमिटेड हो रही है तो वो लोकतंत्र खत्म कर देता। फाइनली 1951 में फेयर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में मोहम्मद मोजादेक वो इलेक्शन जीते और वहां के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, देखिए, जो मोजादेक थे वो राष्ट्रवादी व्यक्ति माने जाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, ईरान का जो तेल इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। देखिए, तेल इंडस्ट्री पे जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन की कंपनियों पे था। ब्रिटेन की कंपनियां तेल निकालती, उसको एक्सपोर्ट करती, उसका सारा रेट वही डिसाइड करती। बदले में ईरान को थोड़ी सी रॉयल्टी मिल जाती। कहा जाता है कि वो लगभग 15-16% उनको रॉयल्टी मिलती। अब मोहम्मद मोजादेक को यह समझ में आया कि भाई ये तेल, ये रिसोर्सेस सारे हमारे हैं, तो इस पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए। तो उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब उस तेल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। अब इससे ब्रिटेन की कंपनियों को नुकसान होने लगा। अब उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इस चीज को रिवर्स कर दिया जाए, उनको मना लिया जाए। जब उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, हर तरीके की बात कर ली, तो वो लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचे कि इस सरकार को गिरा दिया जाए। तो उन्होंने अमेरिका की CIA के साथ मिलकर और ईरान का जो राजा था मोहम्मद रजा शाह, उसके साथ मिलकर, क्योंकि जो फाइनल अथॉरिटी थी वो शाह ही था, तो उसके साथ मिलकर ईरान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और मोहम्मद रजा को गिरफ्तार कर लिया और वहां से उनको काफी बदनाम भी किया। अब देखिए, जब सरकार चेंज हो गई, जब तख्ता पलट हो गया, तो मोहम्मद रजा, जिनकी हेल्प से तख्ता पलट किया गया था, वो सर्वो सर्वा हो गए। अब जब वो सर्वा सर्वा हो गए तो उनको जो सत्ता में लाया, यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की जो कंपनियां थी, उनके राइट्स फिर से रिस्टोर कर दिए गए। लेकिन इसके साथ में ईरान को भी एक फायदा हुआ।
ईरान को फायदा क्या हुआ, जो पहले रॉयल्टी 16% मिलती थी अब वो लगभग 50% में पहुंच गई, क्योंकि ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भाई इनका प्रॉफिट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। तो 50% होने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान की इनकम बढ़ गई, ईरान की ग्रोथ वहां से बढ़ने लगी, ईरान का इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां से बढ़ने लगा। अब मोहम्मद रजा हैं, उनको एक बात समझ में आई, उनको समझ में यह आई कि उनका तख्ता भी कभी भी पलट हो सकता है, उनके जो विरोधी हैं वो उनकी सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1957 के अंदर उन्होंने सीक्रेट पुलिस बनाई, एक अपना इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया मोसाद और सीआईए की हेल्प से, जिसका काम था कि भाई उनके जो भी विरोधी हैं, जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, उस षड्यंत्र को करने से पहले, प्रोटेस्ट को करने से पहले उसको दबा देना, उसको कुचल देना। तो यह काम था उस सीक्रेट पुलिस का, उसका नाम था सावक, SAVAK। तो इस सावक से ईरान का फ्यूचर किस तरीके से प्रभावित हुआ, हम अब यह बात आगे करने वाले हैं। अब देखिए, जो शाह था, है ना, वो पावरफुल हो रहा था, लेकिन उसको एक बात समझ में आई कि ईरान की जो असली पावर है वो 3 लोगों के हाथ में है। पहली, वहां के जो जमींदार हैं उनके हाथ में, वहां के जो मर्चेंट्स हैं उनके हाथ में, और तीसरा जो मुल्ला मौलवी हैं उनके हाथ में। किस तरीके से, जो जमींदार हैं, जो मोस्ट ऑफ द लैंड ईरान का है वो उनके हाथ में है, जो छोटे किसान हैं वो उनके लैंड पे, उनके खेत में काम करते हैं। जो छोटे किसान हैं उनकी जो आजीविका है, जो उनकी डेली की जरूरतें हैं वो जमींदारों से पूरी होती है। तो जमींदारों पर उनका दैनिक जीवन निर्भर करता है। तो जो जमींदार हैं उनके पास पैसा है, पावर है, मैन पावर है, तो वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है, वहां का जो प्रशासन है वो जमींदारों से इन्फ्लुएंस्ड है। तो एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, वहां के जो मर्चेंट्स हैं, अर्थव्यवस्था ईरान की उनके हाथ में है। किस तरीके से हाथ में है कि हर इंडस्ट्री, जो हर छोटा सेक्शन है, जैसे कि कपड़ा इंडस्ट्री है, जैसे कि सुनारों की इंडस्ट्री है, तो हर इंडस्ट्री का अपना ट्रेड यूनियन है, उस ट्रेड यूनियन का एक लीडर है। तो जो सारे मोल भाव हैं, जो प्राइसेस हैं, जो क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ट्रेड यूनियन डिसाइड करती है, यानी कि अर्थव्यवस्था उनके हाथ में है। तीसरी चीज, जो मुल्ला मौलवी हैं, जो सामाजिक जितने भी वाद विवाद हैं या पारिवारिक जितने भी वाद विवाद हैं, उनको सॉल्व करने का काम मुल्ला मौलवियों के पास है। यानी कि वहां के जो लोकल कानून हैं वो मुल्ला मौलवी बनाते हैं, वो फतवे जारी करते हैं। तो जो समाज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन मुल्ला मौलवियों पे निर्भर है। तो इस तरीके से इन 3 ग्रुप्स के पास सारी पावर है, जो सामाजिक पावर है, यानी कि स्टेट का कंट्रोल बहुत कम है। ये जो 3 गुट हैं इनके पास ही वो सारी पावर है। अब मोहम्मद रजा को यह बात समझ में आती है कि ये पावर जब तक इन लोगों के पास रहेगी तो ईरान ना तो आगे बढ़ पाएगा, ईरान मॉडर्नाइज नहीं हो पाएगा, और उसके साथ में जो उसका खुद का राज है, उसकी जो खुद की सत्ता है वो हमेशा खतरे में रहेगी। तो उसने ये सोचा कि इन तीनों की पावर को किसी भी तरीके से कम किया जाए, उनकी जो पकड़ है उसको ढीला किया जाए। उसी के चलते 1963 के अंदर उसने रिफॉर्म्स करने का ऐलान किया। उन रिफॉर्म्स को उसने नाम दिया व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है, एक होता है रेड रिवॉल्यूशन, जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिस्ट का, यानी कि जो भी समाज में परिवर्तन कराया जाता है, राजनीतिक परिवर्तन कराया जाता है, वो खून खराबे हिंसा से कराया जाता है। अब जो ये समाज का परिवर्तन जो है ना, ये बिना खून खराबे के होने वाला था, इसलिए इसको नाम बोला व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब इस व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंडर देखिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए गए, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं पहले उनको कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लैंड रिफॉर्म्स का क्या मतलब हुआ, जो उनके पास लैंड थी यह निश्चित कर दिया गया कि भाई एक लैंडलॉर्ड के पास या किसी भी व्यक्ति के पास इतने से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती। तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड थी उस लैंड को छोटे फार्मर्स में बांट दिया गया। इसके साथ साथ बैंक बना दिए गए ग्रामीण लेवल तक। उससे क्या हुआ, जो छोटे किसान हैं उनकी लोन की जो जरूरतें हैं, जो उनकी दैनिक जरूरतें हैं, वो लैंडलॉर्ड पे जो पहले निर्भर थी वो खत्म हो गई। तो वो जो कनेक्शन था, डीप कनेक्शन, जो जरूरत वाला कनेक्शन था, वो टूट गया। तो यहां से लैंडलॉर्ड की जो पकड़ थी वो ढीली पड़नी शुरू हो गई। दूसरा जो मर्चेंट ग्रुप था उसको कंट्रोल करने के लिए और ईरान को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में नई नई फैक्ट्रियां बनी और उनपे जो कंट्रोल था वो शाह के लोगों का था। तो जो लोग हैं
उनकी डिपेंडेंस जो लोकल मर्चेंट्स पे थी, एक तो वो कम होनी शुरू हुई। दूसरा, जो ट्रेड्स यूनियन थी, उन ट्रेड्स को रजिस्टर कराना जरूरी था। यानी कि रूल बना दिया कि भाई हर यूनियन को रजिस्टर कराना जरूरी है, और जो वो ट्रेड यूनियन का जो लीडर है उसे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यानी कि जो ट्रेड यूनियन के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को बैठा दिया गया। एक काम तो यह किया गया, और जो मुनाफाखोरी थी उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया। भाई जैसे होता है ना, लोग जो है स्टॉक कर लेते हैं, है ना, या कोई अवैध गतिविधि है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट अपराध के अंदर ला दिया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो उन पर बढ़ा दी गई। तो क्या हुआ कि वो जो मर्चेंट्स हैं उनकी पकड़ वहां से कमजोर होनी शुरू हो गई। मुल्ला मौलवियों के लिए उसने क्या किया कि वहां पे जो सिविल कोर्ट्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि लोग अपने विवादों का निपटारा कराने के लिए सिविल कोर्ट्स में पहुंचे, वो मस्जिदों में ना जाए मुल्ला मौलवियों से न्याय कराने के लिए। तो सिविल कोर्ट्स बनाए गए, साथ में समाज को लिबरल बनाने के लिए, है ना। देखिए, जो मुल्ला मौलवी हैं उनका राज तब तक है जब तक कि समाज में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म है, तो समाज को लिबरल बनाना भी जरूरी है। तो वहां से लिबरल समाज मॉडर्न भी होगा और मुल्ला मौलवियों की पकड़ भी कम होगी। तो इसके लिए उसने क्या किया कि महिलाओं को अधिकार देना, उनको इक्वालिटी का अधिकार देना शुरू किया। किस तरीके से देना शुरू किया? उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ उनको वोटिंग राइट्स दिया गया, उनको इलेक्शन लड़ने का राइट्स दिया गया। एजुकेशन जो है, महिलाओं की एजुकेशन, जो बच्चियों की एजुकेशन, वो गांव गांव में पहुंचाई गई, और हायर एजुकेशन के लिए भी बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले गए। उसके साथ में फैमिली प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया। फैमिली प्रोटेक्शन लॉ से क्या मतलब है कि जो एज है लड़की की, उसकी शादी के लिए जो मिनिमम एज है वो डिसाइड कर दी गई, वो बढ़ा दी गई। जो पॉलीगैमी थी कि पुरुष कितनी भी शादी कर सकते हैं, उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी कि उसमें कंडीशंस बना दी गई पॉलीगैमी के लिए। और तीसरी बात, जो वन साइडेड डाइवोर्सेस होते थे, जिस तरीके से भारत में भी होते थे, जिसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बोला गया, इस तरीके की सिचुएशन खत्म कर दी। अगर डाइवोर्स देना है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, आप मुल्ला मौलवियों के आधार पर अपने फैसले नहीं करा सकते। तो इस तरीके से महिलाओं के राइट्स उसने एंश्योर किए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो जो तीनों ग्रुप थे वो वहां पे कमजोर हुए, और जब कमजोर हुए तो वो उससे परेशान हुए, उनका प्रभुत्व कम हुआ। तो अब वो उसके लिए, रजा शाह को हटाने के लिए, उन तीनों ने अपना गठबंधन बना लिया। अब देखिए, जो यहां मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो महिलाओं को हक दिए गए, उससे क्या हुआ, जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, जहां पहले पुरुष प्रधान होता था, जहां पुरुष के पास पावर ज्यादा होती थी, वो पावर शिफ्ट होने लगी, क्योंकि महिलाएं इंडिपेंडेंट होने लगी, उनके पास एजुकेशन उसी हिसाब से आने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, देखिए वो तीन ग्रुप अपने पास है, लेकिन अभी तक उनके साथ साधारण व्यक्ति नहीं जुड़ा है। तो जो समाज का कंजर्वेटिव व्यक्ति था वो इससे बहुत नाराज हुआ, उसने इसको इस्लाम के विरोध में माना। तो कंजर्वेटिव व्यक्ति भी उन तीनों ग्रुप्स के साथ यहां पे जुड़ गया। अब इसी के साथ देखिए, वो सब लोग तो हैं, लेकिन उनको जब तक कोई लीड करने वाला नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व नहीं है, तब तक वो बहुत आगे नहीं जा सकते। इसी टाइम के बीच में एक लीडर अयातुल्ला रोहिल्ला खुमैनी, वो बहुत तेजी से उभरा। खुमैनी साहब ने सरकार का विरोध बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किया, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो महिलाओं को एम्पावर करने की बात हो, चाहे वो मर्चेंट्स के जो अधिकार छीने गए थे उनका बहुत स्ट्रांगली उसने अपोजिशन किया। और जैसे ही उसने अपोज किया, जो वो तीनों ग्रुप थे, जो वो खासकर जो मुल्ला मौलवी थे, वो उसके पीछे आ गए, है ना। यानी कि उसकी बात को उन्होंने बिल्कुल हाथों हाथ लिया। जब रजा शाह को लगा कि भाई ये व्यक्ति एक स्ट्रांग व्यक्ति है जो हमें प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10-11 महीने बाद उस व्यक्ति को, जो खुमैनी साहब हैं, अप्रैल 1964 में छोड़ दिया गया। लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि भाई आप पब्लिक गैदरिंग नहीं करोगे, आप पब्लिक स्पीच नहीं दोगे, यानी कि उन पे नजरबंदी वहां पे लगा दी गई। अब देखिए, वहां पे उसी टाइम पे कैपिटुलेशन लॉ लेके आया रजा शाह। उस लॉ के अंदर यह बात कही गई कि अमेरिका के जो लोग हैं ईरान के अंदर, या अमेरिका के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सेना के लोग हैं, उनके विरुद्ध ईरान की सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। यानी कि जो रूल रेगुलेशन है वो ईरान के लिए है, और अमेरिकन को उनसे एग्जैम्प्ट किया गया। तो यहां पे खुमैनी साहब ने बहुत जबरदस्त विरोध किया,
उन्होंने इस तरीके के कमेंट किए कि भाई ईरान की सरकार इतनी कमजोर है, ईरान का कानून इतना कमजोर है कि अमेरिका का कुत्ता भी, उसका भी ईरान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब शाह को यह लगा कि भाई ये बहुत उग्र होता जा रहा है ये नेता, तो उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब की बार गिरफ्तार करके उसको देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला देकर उसको तुर्की भेज दिया गया। और तुर्की में उसका दम इसलिए घुटने लगा क्योंकि तुर्की की सरकार ने उसको कोई छूट नहीं दी कि कोई पब्लिक स्पीच दे सके, पब्लिक गैदरिंग दे सके, उसकी स्पीच ईरान तक पहुंच पाए। लकली लेकिन क्या हुआ कि 1 साल बाद तुर्की ने उसको वहां से जाने की परमिशन दे दी और खुमैनी साहब ने इराक के अंदर शरण ले ली। इराक में एक इलाका है नजफ, है ना, जो कि मेजर सेंटर है शिया इस्लाम का। वहां पे वो रहने लगे और वो 13 साल तक इराक में रहे। वो 1978 तक, जब तक कि इराक ने ईरान के प्रेशर में उनको निकाल नहीं दिया, तब तक वो वहां पे रहे। जब उनको निकाल दिया गया तो फ्रांस ने उन्हें शरण दी। फ्रांस से ही उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। अब देखिए यहां पे भी एक बात है, जब इराक से उन्हें निकाला गया तो कुवैत, उन्होंने कुवैत जाने की कोशिश की, लेकिन कुवैत ने उनको एंट्री नहीं दी। इसमें भी पॉलिटिक्स है। उनको भी डर लगा कि भाई इस तरीके का व्यक्तित्व हमारे यहां जो हमारी मोनार्की है उसके लिए भी परेशानी प्रस्तुत करेगा, है ना, हमारे यहां के लोग भी इससे इंप्रेस होकर हमें तंग कर सकते हैं, हमारे विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इसको कोई परमिशन नहीं दी। आखिर में ये फ्रांस पहुंचे और फ्रांस से ही बाद में ये लौटे। तो यहां पे खुमैनी साहब का इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस क्रांति में, इस क्रांति का जो रिजल्ट आएगा उसके जो सर्वोसर्वा हैं ये खुमैनी साहब ही होने वाले हैं, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। अब हम वापस से ईरान पहुंचते हैं। अब देखिए ईरान में रिफॉर्म्स और क्रैकडाउन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 1975 तक रजा शाह ने उनके जो भी अपोजिशन लीडर्स थे जिससे भी उनको खतरा हो सकता था, उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी जो उनके समर्थन में थी, उसके अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। कहने का मतलब है कि वो जो ईरान के जो ग्रुप्स हैं जिनकी पावर छीनी गई है और यहां से जो रजा शाह हैं, वो आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है, फिजिकली नहीं, इमोशनली, मेंटली, यानी कि अब एक दूसरे पे वार होने चालू हो गए। अब यहीं पे एक घटना हुई, एक क्या यहां पे दो घटनाएं हुई बड़ी, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आने शुरू हुए, लोगों की सहानुभूति खुमैनी साहब के लिए आनी शुरू हुई। पहली चीज, अक्टूबर 1977 में मुस्तफा खुमैनी, यानी कि जो खुमैनी साहब का जो बड़ा लड़का था, उसकी मौत हो गई इराक के अंदर। अब जब इराक में है, अपने पिता के पास है, तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि यह मौत जो है नेचुरल थी, लेकिन खुमैनी साहब के समर्थकों ने इसे सावक की जो सीक्रेट पुलिस थी शाह की, उसकी साजिश बताया और लोगों को अपने समर्थन में, ईरान के लोगों को अपने समर्थन में लेना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, उसी टाइम पे क्या हुई, 7 जनवरी 1978 को खुमैनी साहब के विरुद्ध एक आर्टिकल छपा, एटला एट में, इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल के अंदर खुमैनी साहब के विरुद्ध कई सारी बातें कही गई। एक बड़ी बात यह कही गई कि भाई ये कट्टरवादी हैं जो ईरान को पीछे खींच रहे हैं, ये बहुत कंजर्वेटिव, बहुत फैनाटिक पर्सन है। दूसरी बात, ये फॉरेन एजेंट है, यानी कि ये फॉरेन शक्तियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। और तीसरी बात कि ये ईरानियन है ही नहीं, ओरिजिनली इनके जो पूर्वज थे वो भारत से थे। तो ये जब ईरानियन है ही नहीं, तो ये ईरान की तरक्की को किस तरीके से सहन कर पाएंगे। अब इस चीज को मुल्ला मौलवियों ने बहुत उग्र तरीके से लिया, है ना। अब उनको यह बात समझ में आ गई कि भाई बात अब बिल्कुल आर पार की है। तो कोम के अंदर, देखिए कोम एक रिलीजियस सेंटर है ईरान का, तो वहां पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट निकालना शुरू किया। 9 जनवरी 1978 को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया मुल्ला मौलवियों द्वारा। अब इसकी खास बात क्या थी, इस प्रोटेस्ट में जो मर्चेंट्स थे, जो बाजार के व्यापारी थे, उन्होंने भी इसका पूरा साथ दिया, उन्होंने वो मार्केट बंद रखी। तो कहने का मतलब क्या कि मर्चेंट्स और मुल्ला मौलवी यहां पे एक साथ आ गए और उस प्रोटेस्ट के अंदर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि पुलिस से गोलियां चल गई, गोलियों में लोगों की मौत हो गई। तो ये पहला ऐसा इवेंट था जहां पे लोगों की मौत हो गई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पुलिस के साथ।
अब शिया लोगों में एक रिवाज है, जिस तरीके से हिंदू लोगों में 13वीं मनाई जाती है, उसी तरीके से शियाओं में 40वीं मनाई जाती है। 40वीं से क्या मतलब है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो 40वें दिन बड़ी शोक सभा होती है। तो कोम में लोगों ने शोक सभा मनाई। अब ऐसा नहीं कि 40वें दिन ही होगी, मतलब 40 दिन भी वो सभा चलती रहती है, लेकिन 40वें दिन बड़ा प्रोसेशन निकाला जाता है। तो जब 40वें दिन वो प्रोसेशन निकाला गया, अलग अलग जगह निकाला गया, तो तबरीज नाम की एक जगह पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देखिए सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट की जाती है, जब कोई प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होने लगता है तो सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट की जाती है जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, प्रशासन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। तो तबरीज के अंदर फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर से गोलियां चली, फिर से लोग मरे। जब लोग मरे तो उनके लिए फिर से 40 दिनों का शोक सभा हुई। जब 40 दिनों की शोक सभा हुई, अब देखिए जब कोई व्यक्ति, पहले कोम में लोग मरे, फिर तबरीज में लोग मरे, इस तरीके से जब अलग अलग जगह सभाएं होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं, गोलियां चलती हैं, तो अलग अलग जगह लोग मर रहे हैं। तो ये जो 40 दिन का जो प्रोग्राम है, जो 40 दिन की जो रीति रिवाज है ना, इसको किस तरीके से पॉलिटिकल इवेंट में चेंज किया गया, ये एक बहुत बड़ा क्लासिकल उदाहरण है। इस तरीके की 40 दिनों की साइकिल 4-5 बार चली, अलग अलग जगह, है ना। तो शुरू में कौम के लोग उससे अवेयर हुए, है ना, उनके साथ जुड़े, फिर तबरीज में मरे तो वहां के लोग जुड़े। इस तरीके से अलग अलग जगह लोग, जहां मौतें हो रही हैं वहां के लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो साधारण लोग हैं, है ना। देखिए जब साधारण लोगों की किसी की मौत होती है तो उसके घर के लोग तो जुड़ते हैं, पास पड़ोसी भी जुड़ते हैं, उनको देख के और लोग भी जुड़ते हैं, यानी कि वो जो आंदोलन है वो बड़ा होता जा रहा है। और तरीका क्या है, जो उनका कल्चर है 40वां मनाने का। तो इस तरीके से जो 4-5 महीने बीतते गए और फिर 19 अगस्त 1978 एक बड़ी घटना हुई। वहां एक सिनेमा है रैक्स नाम से, रैक्स में आग लग गई। आग क्या लग गई, देखिए जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनको एक बात क्या समझ में आई कि ये जो सारी प्रॉब्लम है इसकी जड़ वेस्टर्नाइजेशन है, यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारी संस्कृति पे हावी हो रही है। और ये जो एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेस हैं, ये जो सिनेमा हॉल हैं, इसके कारण हमारी संस्कृति का हास हो रहा है, मॉरल करप्शन बढ़ रहा है। तो इसी के चलते कंजर्वेटिव लोगों ने इस तरीके के जो एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं कई जगह आग लगाई। उसी कड़ी में रैक्स का नाम भी। रैक्स में प्रॉब्लम यह हुई कि रैक्स को आग लगाने से पहले चारों तरफ से उसे बंद कर दिया गया, सारे गेट उसके लॉक कर दिए गए और तब आग लगाई गई। आग लगाई गई तो उसके अंदर जो 400 के लगभग लोग थे वो सारे जल गए। प्रॉब्लम यह हुई कि इस सिचुएशन को हैंडल जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, उनको रेस्क्यू कराने के लिए, उनको बचाने के लिए रजा शाह की सेना, रजा शाह का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उस तरीके से काम नहीं कर पाया। अब यहां पे नैरेटिव ये बना कि रजा शाह ने ही, उसकी जो सीक्रेट पुलिस है सावक, उसी ने ही उसमें आग लगाई है। क्योंकि इंप्रेशन इस तरीके का बना कि देखिए पहले उसके बेटे की मौत हुई थी खुमैनी साहब के, है ना, अब ये हरकत हुई, यानी कि कोई भी इस तरीके का इवेंट होता तो उसको सावक से, उस सीक्रेट पुलिस से जोड़ दिया जाता, क्योंकि उसकी इमेज जिस तरीके से उसने पहले लोगों को गिरफ्तार किया था, है ना, तो उसकी इमेज इस हिसाब से बनाएगी कि कोई भी त्रासदी हो उसको उससे जोड़ दिया जाए। अब देखिए अभी तक जो लोग हैं वो, है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा हो रहे थे, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। 4 सितंबर 1978 को ईद का दिन था। अब देखिए ईद तो फेस्टिवल है ना, तो लोग स्वाभाविक रूप से इकट्ठा होते हैं। तो जहां हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे वहां अब लाखों लोग इकट्ठा हुए। ईद की प्रेयर कराई गई, है ना, और यह अच्छा मौका था मुल्ला मौलवियों के लिए उस प्रोसेशन को या उस मौके को भुनाने का। ईद की प्रेयर के बाद जो लोग मरे थे अभी तक, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद कराया गया, उन्होंने जो इस्लाम के हिसाब से जो शहादत दी थी उसको याद कराया गया और प्रोसेशन निकाला गया। लोगों को अर्ज किया गया कि भाई अब हम प्रोसेशन निकालेंगे। तो वो जो प्रोसेशन निकाला जा रहा था, वो जो जुलूस निकाला जा रहा था, जो बहुत बड़ी संख्या में तो लोग थे ही, है ना, अब वो जुलूस कब बहुत बड़ी रैली में चेंज हो गया। उस रैली में जिस तरीके से नारे लगे कि भाई खुमैनी साहब जिंदाबाद, रजा शाह मुर्दाबाद, इस्लाम खतरे में है, तो जिस तरीके से वो नारे लगे, जिस तरीके से वो रैली महारैली में चेंज हो गई, है ना, रजा शाह को ये उम्मीद ही नहीं थी। अब ये बात है 4 सितंबर की। रजा शाह इतना डर गया कि 4 दिन बाद सुबह सुबह उसने मार्शल लॉ लगा दिया। और जब मार्शल लॉ लगा दिया यानी कि वहां कर्फ्यू लगा दिया, यानी कि अब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम क्या थी, कुछ लोग तो उस मार्शल लॉ से अवेयर नहीं थे। देखिए उस टाइम पे टीवी भी तो होते नहीं थे इस हिसाब से,
है ना, तो कम्युनिकेशन बहुत स्लो स्लो जाता था, तो लोग अवेयर नहीं थे। और जो पॉलिटिकल लोग अवेयर थे, जो मुल्ला मौलवी अवेयर थे, उन लोगों ने इस बात को माना नहीं। तो जले स्क्वायर में हजारों लोग इकट्ठा हुए। जले स्क्वायर क्या थी? वो एक जगह थी, एक चौराया था जहां लोग इकट्ठा होते थे, मतलब इस तरीके की कोई जब अपनी बात रखनी है, इकट्ठा होना है, तो वहां पे लोग इकट्ठा हुए। अब देखिए, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसका मतलब तो यही है कि वे लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अब लोग इकट्ठा हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक था। पुलिस ने उनको तितर बितर करने की कोशिश की। अब पुलिस ने, क्योंकि मार्शल लॉ था, वहां पे गोलियां चला दी, और वो जो लोग थे वो तो निहत्थे थे, है ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग मर गए। अब लोगों को एक बात ये समझ में आ गई कि जो ये रजा शाह है, ये किसी भी तरीके के रिकॉन्सिलेशन के लिए, किसी भी तरीके के सुलह के लिए लोगों के लिए तैयार नहीं है, और इसके लिए अपने राज को बचाने के लिए अगर ये निहत्थे लोगों को ऊपर भी गोलियां चलाए तो इसके लिए सही है। तो लोगों के वो जो मेंटली था ना, जो मेंटली प्रिपेयरनेस होती है लोगों में, वो बन गई कि भाई किसी भी तरीके से इस रजा शाह को हटाना है। तो इस तरीके की धारणा बनने के बाद देखिए, वो सितंबर की बात थी, है ना, और वो जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट तो होते ही रहते थे, है ना। ईद पे बड़ा फेस्टिवल हुआ, ईद के बाद मुहर्रम का त्योहार आया। त्योहार क्या मतलब, उनका एक ओकेजन आया दिसंबर के अंदर, 2 दिसंबर से 30 दिसंबर। मुहर्रम का महीना 1 महीने चलता है। मुहर्रम का महीना इसलिए मनाया जाता है, या वो जो प्रोसेशन होता है वो इसलिए किया जाता है कि इस दिन, इस महीने के अंदर जो मोहम्मद साहब के नाती थे इमाम हुसैन, उनकी करबला के युद्ध में मौत हुई थी। तो 1 महीने ये प्रोसेशन चलता है, और इस प्रोसेशन को रिलीजियसली वैध माना जाता है, लीगल माना जाता है। अब उसमें 2 दिन बहुत खास होते हैं, एक 9वां दिन और एक 10वां दिन। 9वां दिन उस युद्ध से जस्ट पहले वाला दिन था, जब इमाम हुसैन को सराउंड कर लिया गया था, घेर लिया गया था, और उनकी मौत लगभग तय हो गई थी। 10वें दिन उनकी मौत हुई थी। तो जो 9वां और 10वां दिन है, उस दिन बहुत बड़े बड़े प्रोसेशन निकलते हैं। तो 9वें और 10वें दिन बहुत बड़े बड़े प्रोसेशन निकले। अब देखिए, जिस तरीके से पास्ट में आंदोलन चल रहे थे, लोग मर रहे थे, और फिर भी बार बार आंदोलन चल रहे थे, तो शाह की पुलिस थक गई, फौज थक गई, और शाह खुद भी मेंटली कमजोर हो गया, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसका भट्टा बैठ चुका था। ऑफिसेज, स्कूल्स, जितने भी जो तेल इंडस्ट्री है ना, वो सारे हड़तालों पे थी। अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ चुका था, और शाह को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो इन 2 दिनों के दौरान शाह ने किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए अपनी सेना को पीछे खींच लिया। यानी कि जो वो कर्फ्यू था उसमें बहुत ढील दे दी गई, और वो कर्फ्यू के दौरान, या वो उस टाइम के दौरान, वो आंदोलन सक्सेसफुली चला। लेकिन शाह को यह बात समझ में आ गई थी कि भाई अब मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट, मेरी गोलियां चलाने के बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। अब फाइनली जब उसको यह समझ में आ गया कि भाई अब जो है, जो ये फाइटिंग चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे बात नहीं बन रही, तो उसने लास्ट दाव खेला। उसने शाहपुर बख्तियार को प्राइम मिनिस्टर बनाया। शाहपुर बख्तियार उसी पार्टी से बिलोंग करते थे जिससे मोहम्मद मुजादिक। अब रजा शाह का मानना क्या था कि अगर इनको राष्ट्रपति, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो जो सेक्युलर लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इनके पीछे आ जाएंगे, और जो कट्टर लोग हैं, जो मुल्ला मौलवी लोग हैं, वो अलग थलग पड़ जाएंगे। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जो खुमैनी साहब हैं, उन्होंने इनको अवैध डिक्लेयर किया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये रजा शाह के साथ मिला हुआ है। तो लोगों ने खुमैनी की बात को माना। इसी के साथ साथ अमेरिका ने एक काम और किया, उन्होंने अपने जनरल को ईरान भेज दिया। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, कि जो ये नया पीएम बनाया गया है, ये ट्रांजिशन प्रॉपरली हो पाए, सेना बनी रहे, उसका मनोबल ना टूटे, इसके लिए उन्होंने अपना जनरल भेजा कि भाई वो बातचीत करे, रजा शाह के साथ बातचीत करे, उनके साथ किसी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन पे काम किया जा सके। अब इसका फर्क पड़ गया उल्टा। इसका असर ये उल्टा पड़ा कि जो वहां की जो साधारण जनता थी, उनको मोहम्मद मुजादेक के टाइम पे जो क्रांति हुई थी, जो तख्ता पलट हुआ था, उसकी यादें उनके दिमाग में थी। तो जैसे ही ये घटना हुई, रजा शाह की इमेज और खराब हो गई कि भाई ये फॉरेन एजेंट है, ये विदेशों के लिए काम कर रहा है, ये इस्लाम पे जो हमला कर रहा है, ये अमेरिका के लिए कर रहा है। तो वो जो इमेज है, वो रजा शाह की और खराब हो गई।
अब रजा शाह को यह समझ में आ गया कि जो मेन प्रॉब्लम है लोगों को वो मुझसे है। मैं अब उस पोजीशन में नहीं हूं कि अपनी पोजीशन, अपना ताज बचा सकूं। तो फाइनली 16 जनवरी 1979 को रजा शाह ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका के लिए वो रवाना हो गया, यानी कि वो ईरान छोड़कर भाग गया। देखिए, क्रांति जो तख्ता तो पलट हो गया है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अभी बाकी है। इस परिणाम के आधार पर ही जो आज की क्रांति हो रही है या फिर आज के जो रिलेशंस हैं ईरान के अरब कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, वो डिसाइड होने वाले हैं। तो 1 फरवरी 1979 को खुमैनी साहब फ्रांस से ईरान लौटे। अब देखिए, उनके आते ही और उनके आने से पहले भी जो सेना है उसको रीअरेंज किया गया। रीअरेंज करने से मतलब क्या है, जो रजा शाह के जो समर्थक लोग हैं उनको एक तरफ कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई। पहली बात तो ये, जो जमींदार हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके राइट्स रेस्टोर कर दिए गए। जो क्रांति से पहले था, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन से पहले उनके राइट्स थे, वो यूं का यूं उनको लौटा दिए गए। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि वहां पे जो शरिया है वो ऑफिशियली लगा दिया गया। और फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए, फ्यूचर की जो सोशल मैनेजमेंट या सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको डिसाइड करने के लिए विलायत ए फकीही का सिद्धांत दिया गया। विलायत ए फकीही का मतलब क्या है? फकीही बोलते हैं जो हाईएस्ट स्कॉलर है, जो उनका सबसे, इस्लाम का जो सबसे बड़ा स्कॉलर है, उसके संरक्षण में राज्य चलने वाला है। खुमैनी साहब का कहना क्या था कि जो उनके जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं शिया लोगों के, वो कौन है? वो है मेहदी साहब, जो उनके 12th इमाम कहे जाते हैं। तो उनको सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाता है और उनके बारे में यह कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत होगा तो मेहदी साहब फिर से प्रकट होंगे। तो मेहदी साहब जब तक प्रकट ना हो तब तक जो दूसरा जो सबसे बड़ा स्कॉलर है उस समय का, उसके गाइडेंस में राज्य चलेगा। और मेहदी साहब के बाद सबसे बड़े रिलीजियस स्कॉलर कौन है? यहां पर खुमैनी साहब गेम कर गए, वो सबसे बड़े स्कॉलर खुद हैं। तो ये जो सारे राइट्स हैं, ये जो सुप्रीम लीडर के सारे राइट्स हैं, वो अपने लिए इंश्योर कर रहे हैं कि भले ही इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन सुप्रीम लीडर की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में तो सुप्रीम लीडर का डिसीजन फाइनल होगा। सुप्रीम लीडर के पास यह हक होगा कि वो प्रधानमंत्री को हटा सके। जो फौज है उसका हेड सुप्रीम लीडर डिसाइड करेगा। जो चीफ जस्टिस होगा उसका फाइनलाइजेशन भी सुप्रीम लीडर करेगा। और सुप्रीम लीडर, देखिए फ्यूचर में वो व्यवस्था बनी रहे, शरीयत की सिचुएशन, शरीयत की जो कंडीशंस हैं वो बनी रहे, इसके लिए एक फौज बनाई जाएगी जो उस सुप्रीम लीडर की रक्षा करेगी। आईआरजीसी, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड जिनको कहा जाता है, वो सुप्रीम लीडर की रक्षा के लिए बनाई गई। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारी चीजें हुई। देखिए मर्चेंट्स को अपने राइट्स मिल गए, राइट्स कह लें, जो उनका जो प्रभुत्व था वो मिल गया, जमींदारों को मिल गया, मुल्ला मौलवियों को मिल गया। तो वहां पे जो लिबरल लोग थे, वहां की जो महिलाएं थी, जिनके पास व्हाइट रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो राइट्स थे, शरीयत के लगते ही जो ये सिद्धांत है खुमैनी साहब का, ये लगते ही उनके राइट्स छिन गए, लिबरल लोगों के और महिलाओं के। तो आज जो लोग सड़कों पर हैं, जो महिलाएं सड़कों पर हैं, जो लिबरल लोग सड़कों पे हैं, ये वही लोग हैं जिनके राइट्स उस टाइम पे छिन गए थे। साथ में मर्चेंट्स भी हैं यहाँ पे, वो अपने कारणों से हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से जो जीवन का स्तर है, जो जीवन मुश्किल हुआ है, जीवन का स्तर गिरा है, उस वजह से और बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। लेकिन जो लिबरल लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिनके अधिकार उस क्रांति में छीन लिए गए, वो अब लीडिंग पोजीशन में है। तो उस क्रांति से ये क्रांति इस तरीके से जुड़ी हुई है। और देखिए इस क्रांति के बाद जो ये सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट आया है ना, उसी की वजह से, या ये जो क्रांति है इसका जो ढंग था, इसकी वजह से ईरान और जो बाकी के अरब कंट्रीज हैं, एक तरीके की दुश्मनी हुई है। क्योंकि खुमैनी साहब ने इसी क्रांति को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करने की बात कही। तो वो लोग भी इसी तरीके से घबराए हुए हैं कि ईरान में जिस तरीके की क्रांति हुई, उस तरीके की क्रांति हमारे देश में ना हो जाए। तो अमेरिका से जो रिलेशन है, अरब कंट्री से जो रिलेशन है, खासकर इराक के साथ जो युद्ध हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, जो
8 साल चला। इस क्रांति से उस युद्ध को कैसे हवा मिली, इसकी बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।